नाज़रीन नाज़रीन कराम, रोज़ सूरत हाल बदलती भी है और ये सोचा जाए तो एक ही डगर पर चलती जा रही है। और वो डगर ये है कि मुल्क को तशवीश में मुब्तला कर रखा है कि आगे क्या होने वाला है, मुल्क का क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा और हम किस तरफ जा रहे हैं, मईशत का क्या हाल बनेगा, हमारी खारजा पॉलिसी कोई रुख इख्तियार करेगी कि नहीं करेगी, हमें एक और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के अंदर बड़े हालात हैं। कल हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि तवक्को थी उन्होंने दोबारा ऐलान किया है कि लेटर जो था वो तो ठीक था। अब इसकी इंक्वायरी पहले कहा जाता था कि कोई जुडिशल कमीशन करे, कल उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी ओपन हियरिंग करे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सचमुच सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवा ली गई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे, जिनके बारे में वो कहते रहे हैं कि ये हमने कंसेंसस से इंतखाब किया था, ये हमारी चॉइस भी है, ये फेयर आदमी है, इसके ज़माने में ठीक हमें मिल रही हैं। लेकिन अब चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है, उनकी राय उनके ख़िलाफ़ होती जा रही है और उनके ख़िलाफ़ वो बात कर भी रहे हैं। इस तरह उन्होंने कल एक बात और भी कही कि वो तहरीक जो है ईद के फ़ौरन बाद शायद शुरू कर दें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से तहरीक शुरू होगी। गोया सुकून से ना इस हुकूमत को तस्लीम करना है। हुकूमत को तस्लीम करने की आदत तो ये है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हलफ नहीं उठा पा रहे। सदर को कहा था कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने किसी को पहले नॉमिनेट किया, फिर शायद विड्रॉ कर लिया। अभी ये एक पेंडिंग पड़ा हुआ। पंजाब का सूबा बग़ैर किसी हुक्मरानी के तकरीबन 1 महीने से जो है इसी तरह चल रहा है जी। इधर ये सूरत हाल है, उधर मरीम नवाज़ कहती है कि इमरान खान एक फितना है और रियासत को इसे इस तरह निपटना चाहिए जिस तरह एक फितने से निपटते हैं। कोई इज़्ज़त और तौक़ीर देकर उसको सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए वरना बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी अपोजिशन को दीवार से ना लगाए वरना हालात ज़्यादा सख्त होंगे और ज़्यादा सख्ती के साथ मुल्क के मामलों का जो सूरत हाल पैदा होगी। आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे पास जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं और आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है कराची से, और इसके अलावा भी हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और निसार चीमा साहब शामिल होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन हेयरिंग करे और यानी कि जुडिशल कमीशन भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग करे और चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दें, क्या कैसे लेंगे इस सारी सूरत हाल को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, ये जो खत वाला मामला है और इससे डिप्लोमेटिक जो अब रिलेशनशिप है उसका ताल्लुक है। तो ऐसी चीज़ को खुलेआम तो डिस्कस करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, और ख़ासतौर से एक ऐसा मुल्क जैसा कि हमारा है जहाँ जो कि कमज़ोर मुल्क है दुनिया के मुकाबले। तो वो ओपन हियरिंग की तो बात नहीं करनी चाहिए, वो तो मेरे ख्याल में बड़ी मुल्क के लिए ख़राब चीज़ होगी। बात सूरत अगर जुडिशल कमीशन की बात करते हैं तो उसके लिए तो फिर जुडिशल कमीशन तो सिर्फ जो रूलिंग हुकूमत होती है वो कर सकती है। वो चाहे तो एक कमीशन बना सकती है और चीफ जस्टिस साहब से कह सकती है कि आप 1-2 जज नॉमिनेट कर दें और वो कमीशन बैठ सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन वो जुडिशल कमीशन में प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कमीशन आप बनाएं जिसमें कि जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें एक जो प्रॉब्लम ये होता है कि जुडिशरी चाहती है दोनों साइड को सुने। तो यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, एक तो वो जो हमारे एम्बेसडर साहब थे जिनके थ्रू के लेटर आया था, और एक वो पार्टी है वो जो डोनाल्ड क्रूज है, क्या नाम है उसका, जो अमेरिकन था। तो अगर एक तरफ की सुनेंगे तो वो कहेंगे भी हमें उनकी भी एविडेंस ला के दें जो अमेरिकन था, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो जुडिशल कमीशन का जो फाइंडिंग्स होंगी वो कभी हतमी नतीजे पे पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें जो बातें हो रही हैं इसकी, मेरे ख्याल में इसको लोगों ने सोचा नहीं कि किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। ये मुश्किल है कि कोई इसका नतीजा निकले। लेकिन अगर ये हो भी जाए तो क्या इस बात की तवक्को है कि पॉलिटिकली जो एक मुल्क की सूरत हाल है तहरीक इंसाफ इसको मान लेगी, या मैं ये कहूँगा इमरान खान इसको मान लेंगे? अब देखिए, बात यहाँ पे ये है कि हमारे मुल्क में और हमारे लोग जो हैं आमतौर से जो चीज़ उनके हक में होती है उसको तो फौरन एक्सेप्ट कर देते हैं और जो चीज़ उनके हक में नहीं होती उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
मैं तो जुडिशरी में रहा हूँ, मुझे तो मालूम है कि अगर फैसला किसी के हक में हो गया वो कहते हैं वाह 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 जज बड़ा अच्छा है, किसी के खिलाफ हो गया तो उन्होंने कहा जी ये पैसे खा गया है, ये इससे इन्फ्लुएंस हुआ है कोई। तो ये हमारी नेचर है पाकिस्तान में। तो चाहे जो भी नतीजा मिले, अगर तो एक पार्टी के हक में होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगी। तो इसका कोई नतीजा यानी हतमी फैसला नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल गेम नहीं है कि आप यूँ खेलते रहें और करते रहें। अब उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे, वो मुकदमा सामने पड़ा है फॉरेन फंडिंग केस का। वो उस चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद अपने बड़े चाव से लेकर आए थे। अब क्या 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 करेंगे हम इसको? देखिए, आप देखिए जहाँ तक कि ये फॉरेन फंडिंग वाला केस है, ये तो ये केस काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मेरे ख्याल में कम से कम इसके 8 साल तो हो गए, ये चल रहा है 8 साल से, और फाइनली एक एंड पे पहुंचा है जहाँ पे कोई फैसला होना है। तो अगर इनका दामन साफ है, तहरीक इंसाफ का, जिस तरह वे कहते हैं कि हमारी सब फंडिंग वगैरह ठीक ठाक है, तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत है? चीफ इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने दें। लेकिन वो कहते हैं कि वो बायस्ड है। अब बायस वाली बात जो है वो अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि पीटीआई की कंसेंट से वो बना था, और उसकी बल्कि तारीफें भी एक दो दफ़ा की गई थी। तो अब जब उनको शुबा हो गया कि शायद उनके खिलाफ हो गया, तो वो अब ये समझते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन को निकाल दो, आप किसी और को लेके आए, उसके साथ भी यही होगा। तो ये कोई बात नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक डेमोक्रेसी में, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके फैसलों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो जो कानून में लिखा है किस तरह से उसको चैलेंज करना है, उसकी तरह से उसको चैलेंज करें। ठीक बात है जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे इन दोनों बातों पर? तीसरी बात जो मैं आपसे अलग पूछूंगा कि तहरीक चला रहे हैं आप ईद के बाद, हर गली, हर मोहल्ले, हर काउंसिल में, हर यूनिट से आप लोग लेके निकलेंगे और इस्लामाबाद में एक तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। तो ये तो पहले ने भी किया था, पहले भी कहते थे हम ये कर देंगे और करते रहे, और आप लोगों ने पहले किया था, कई दिन का धरना, 126 दिन का धरना दिया था। तो क्या करना क्या चाहते हैं आप? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और शाइख उस्मानी साहब को मेरा सलाम। एक तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, बड़ा बाबरकत है। हम सबको चाहिए कि अपनी गुनाहों की तलाफ़ी और अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि पाकिस्तान अगर मजबूत होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, तो हम पाकिस्तान में सियासत भी करेंगे और ये सब चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो हम जितनी मर्जी चाहें सियासत करना चाहें नहीं कर सकते। ठीक बात। देखिए, मैं मीर साहब बात ये कह रहा हूँ कि अभी शाइख साहब ने तो बहुत तफसील से आपको बहुत ही कानूनी अंदाज में बता भी दिया सूरत हाल का। जहाँ तक आपने इसका कहा है कि जी एक लेटर की बात की है, तो शाइख साहब को पता है कि बाज़ दफ़ा इदारे जो हैं, अदालतें जो हैं, खुद भी कोई एक्शन ले लेती हैं। जैसे कि उन्होंने अभी रिसेंटली लिया कि सो मोटो ले लिया। अच्छा, वो साहब एक पार्टी उनके पास जाना चाह रही थी, लेकिन इतवार का दिन था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके पीर तक का भी इंतजार नहीं किया और इतवार के दिन सो मोटो एक्शन ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था। जी। अच्छा, नहीं वो इतना बड़ा मसला नहीं था। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल आए हैं, जैसे कि हमने 63 की वो मांग रहे हैं, तो वो हमें नहीं मिल रही, कहते हैं जी ईद के बाद देंगे जवाब आपको। वो तो इसी तरह और बहुत सारी वो अलग बात है, उस पे जी भी। तो इस पे अब क्या मीर साहब, मेरी बात सुन लें। हमने जिस चीज पर रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी साहब ने, आर्टिकल 5 के ऊपर, तो उसकी तरफ तो सो मोटो के अंदर भी और फिर फैसले में किसी जगह भी ये जिक्र नहीं किया, या ये नहीं कहा गया कि हम इसको भी देखेंगे। फिलहाल तो हम ये आपको एक रूलिंग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, माजरत के साथ, क्योंकि जब फैसला आ जाता है तो शायद नहीं। तो अब आप करेंगे क्या? अब लेटर के बारे में अब एक आई तो आप पहले कहते, हमारी एक दरखास्त है, हमारी ये दरखास्त है कि जी 2 दफा जो हुआ, एक दफा हमने जब बुलाई सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसमें उस वक्त के अपोजिशन के लीडरान को जब बुलाया तो वो नहीं आए, और उसी की तायद की दोबारा जब हम नहीं थे और उस वक्त की जो अपोजिशन और अब की जो हुकूमत है उन्होंने बुलाई, तो वही तायद हुई। और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे नहीं मालूम कि दरवाजे के अंदर था या दरवाजे के बाहर था, चोरी हुई कि नहीं हुई, इरादा हुआ, मदाखलत हुई, साजिश हुई, क्या हुई। आपने जो सफ़ीर साहब थे उसका मौक़िफ़ भी सुना, और उनके अंदर उसमें जो चीज़ें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उस सारी चीज़ों के अंदर, और उसके बाद जो डिमाश किया गया, ये सारा कुछ किया गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात ज़रूर थी, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर ज़रा सी भी कोई बात होगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा।
तो ये चीजें हैं, जब हमें ये पता है। और अच्छा, अब आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं, अब आप चीफ इलेक्शन कमीशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, न्यू फंडिंग। अच्छा देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि नहीं, उसको आप लेकर आए हैं, आपका नॉमिनी था वो। मीर साहब, आप इतने संजीदा और सीनियर तरीन वो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं और मेरे पसंदीदा भी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या जिस वक्त डेडलॉक हुआ था, नहीं हुआ था, किसकी मदाखलत पे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लगे थे? लेकिन मैं उस सब से हटके, क्योंकि मैंने कुछ उसकी तारीफ की है इमरान खान ने, बाद में भी तारीफ की है। मैं भी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अरसा मैंने भी काम किया उनके साथ। ये 2-3 साल जो है ये सेक्रेटरी रेलवे भी रहे। इससे पहले रिटायरमेंट जो हुई थी इनकी, सेक्रेटरी रेलवे हुई थी। शेख रशीद ने तारीफ की थी। जी, शेख रशीद साहब ने तारीफ की थी। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था कि जी 3 सालों में कोई तरक्की भी रेलवे ने नहीं की। बहरहाल उसको एक तरफ मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन देखें बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म का कोई केस है, तो अच्छा सरबराह किसी इदारे का ये होता, वो कहता है कि जी ये इसी तरह के केस दूसरी पार्टीज के साथ भी हैं, तो हम एक साथ इसको मर्ज कर लेते हैं, इसको क्लब कर लेते हैं और हम एक दफा ही सब फैसला करते हैं सबको सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शायद उस्मानी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, हर चीज़ अदलिया की तरफ जा रही है। यहाँ लाहौर में हमजा हलफ नहीं उठाया तो उसको भी अदलिया की तरफ भेज दिया, अदलिया ने प्रेसिडेंसी में भेजा, वहीं का वहीं पड़ा, लगता है फिर अदलिया में आएगा। ये क्या अदलिया का क्या गैर मामूली रोल है, आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में? देखिए, ये मैं तो इस मुल्क में जब से ये बना है उस ज़माने से अब तक हूँ। मैंने देखी है सारी सियासत लियाकत अली खान के ज़माने से अब तक। तो हमारे मुल्क में हमेशा ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते थे हमेशा से। लेकिन ये बात नहीं थी कि एक कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती थी, वो सिचुएशन नहीं होती थी, अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते थे। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, ये जब से 3-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ कि एक किस्म की कॉन्फ्रंटेशन हो गई, हेट्रेड हो गई, नफरत हो गई एक दूसरे के साथ, डिवाइड हो गई। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से दूसरे को खत्म कर दिया जाए। और इसको तो ये तो ठीक है, वो किसी आप जंगल में रहें, जंगल के लॉज में रहें तो वहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जमहूरियत में रहें तो आपको टॉलरेट करना पड़ता है ऑपोजिशन को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया आपकी तरह सोचे, दूसरे लोग किसी और तरीके से सोचते हैं। तो अब उसको टॉलरेट करना चाहिए और एक दाए अमल तैयार करना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी का उसूल है। और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। अब ये देखें, आप कोई भी चीज़ कर लें, आप कोई भी फैसला कर ले, अब जुडिशरी को के खिलाफ कह रहे हैं कि जी जुडिशरी के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं आमतौर से सोशल मीडिया में और तरफ से, और पीटीआई के लोग भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जुडिशरी को, और उसी जुडिशरी से कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और बना करके ये फैसला करें। तो जिसको आप बिलीव नहीं करते उससे आप क्यों कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो उसूल हैं डेमोक्रेसी के, दुनिया में जो अच्छी डेमोक्रेसी चल रही हैं, उसूल ये होते हैं कि आप अगर हार जाते हैं, हार को एक्सेप्ट करें और फिर उसको जो काउंटर करें दूसरे आदमी को जमहूरी अंदाज से। ये तरीका होना चाहिए। उसी तरीके से हम एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत बन सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात जिस तरह जा रहे हैं, मुझे तो कोई पीस नज़र नहीं आ रहा, और इवेंचुअली मेरी नज़र में तो वही होगा कि जो 111 ब्रिगेड मार्च इन करेगी और सब मामला ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये बहुत खदशा पैदा हो रहा है जी कि मुल्क में अनारकी होगी, इंतशार होगा, मार्शल लॉ होगा या क्या होगा, या कोई ऐसी आमरीत होगी जो सिविल आमरीत के मुतरादिफ होगी। और वो सिविल आमरीत तो एक तरह की फाशिज़म होती है, डिक्टेटरशिप होती है, उससे तो मुल्क बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। फ़ौजी आमरीत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पहले लेते हैं एक वक्फे के बाद बात को आगे जारी रखते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें बहुत ही उलझन का मामला है जी, उलझाऊ का मामला है। यानी कि एक तरफ तो ये है कि हम अदलिया को कह रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया को मतून कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में हम अब मुतमिन नहीं है, कभी बहुत मुतमिन हुआ करते थे, और साथ ये कहते हैं कि तहरीक चलाएँगे। और मरियम ये कहती है कि ये तो एक फितना है, रियासत को इसको इस तरह निपटना चाहिए जिससे एक फितने से निपटा जाता है। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, और मेरा ख्याल है सही मौके पर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि कल इमरान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो लेटर को नहीं मान रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अब जाने, पहले कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आप कहते हैं ओपन ट्रायल।
और दूसरी साथ ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ किया करते हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और तीसरा कहते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले से मैंने लोगों को हदायत कर दी है कि तहजीक चलाई जाए। और कानूनी सूरत हाल ये है कि हर चीज़ अदालत के पास जा रही है, फिर भी मामले सही नहीं हो रहे। हमजा का हल्फ नहीं उठाया जा रहा पंजाब में, ये मामूली बात नहीं है अदालत की मदाखलत के बावजूद। क्या सूरत हाल है? हफीजुल्लाह नैश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, करिए। मैंने जो गुफ्तगू कर दी यही मेरा सवाल है आपसे, क्या कहेंगे आप? ये सब जो कुछ आपने फरमाया है, ज़ाहिर है कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उसकी जो संगीनी है उसको तब तखमीना लगाना ही मुमकिन नहीं रहा। एक अजीब बेकरारी बेचैनी है। वो सुनते थे ना कि प्याली में तूफान, अब ये एक सोशल मीडिया का तूफान है। ये तो हकीकत ही है कि इसने एक लम्हे के लिए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को एक अजीबोगरीब घुटन की कैफियत में डाल दिया है। तो आप ऐसा लगा कि जैसे खास तरीके से चीजों को तहस नहस किया जा रहा है, हर चीज को, अदालती निज़ाम को, जिसको जो आप कहेंगे किस चीज है जिसके खिलाफ इस सोशल मीडिया ने तूफान बदतमीजी नहीं मचा रखा। अब इमरान खान साहब जो हैं उनका तो मुझे कोई ये जो कल उन्होंने किया बेसिकली तो तौर पे तो वो ये लबाब ये था कि कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसको उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको झुठलाया है। तो उसने ये कहते कि ये वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उसको डिनाई नहीं किया गया, वो मुदाखला क्लास अंदर था। तो मसला ये है कि आप लोग जो है उनको वो अंडरमाइन कर रहे हैं। दूसरा उनका ये है कि जी एक इसमें बड़ी एक फाइन पॉइंट है, और अगर आपके पास डिप्लोमेट्स होंगे, एम्बेसडर्स होंगे, वो बताएंगे कि लैंग्वेज होती है इसके अंदर एक कई होते हैं फ्रैंक वर्ड्स यूज होते हैं, जो मैं कई दफा आपके बारे में किसी दूसरे दोस्त से मुजीबुर शामी साहब से बात करूँ, कई फ्रैंक लफ्ज यूज कर लूँ जो मूवमेंट तौर पर नागवार भी गुजर सकते हैं, लेकिन उससे कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। अब ये अदालत जब कहते हैं ओपन चलाओ, तो ये इसका ख्याल है कि किसी तरीके से जो चीजें आएंगी तो मजीद अगर अमेरिका का गुस्सा बढ़ सकता है कि हमने कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने साइफर्स में से, और किस तरीके से उसको जो है हम अपने मरासलों में भेजते हैं, उनके बारे में जुबान इस्तेमाल करते हैं। सुना है कि वेस्टर्न ने तो कहा है कि शायद मेरी सारी बात ठीक तरह ट्रांसलेट हुई भी नहीं है, एक खबर ये भी आई है। उसे साफ जाहिर किया, लेकिन देखे ना उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो सख्त लैंग्वेज मुल्क के बारे में होती है। ये क्यों कहता है कि ओपन हेयरिंग हो? इसका मतलब ये है कि वो जो रास्ता है ना, वो जो कौमी राज जिसको हम कहते हैं, या उसको कोई भी इस्लामी कमेटी है, DGISPR हुआ, उन्होंने कहा कि CR मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फिर ये बातें जो है ना उसमें हमारे कई गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं वो सामने आते हैं। अब ये लगा हुआ है कि किसी तरीके से वो सामने आए, इसका उसको फायदा क्या होगा कि मजीद और मुल्क नाराज हो। क्यों नाराज हो? क्योंकि ये जो बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब बिछा के गए इकॉनमी के बारे में, देखो IMF के बारे में इन्होंने खुदकुशी पे IMF को तरजीह दिया था। अब IMF और FATF के बारे में हम आपके प्रोग्राम में हर जगह ये कहते रहते थे कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मुआशी बदहाली की तरफ होते हैं हमें धकेलने के लिए, और ये आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन जब आप उनको लेके और इस तरह के हालात पैदा करें तो मजीद आप मुआशी तंगी में होते हैं, जहाँ पे उन्होंने सारे पेट्रोल प्राइसेस नीचे करके वो सारी देखें, मिजानियत देखें, उन हालात में हमेशा ये बढ़ाते रहे। लेकिन जिन हालात में जब देखे में इक़्तिदार जा रहा है तो पेट्रोल कम करके अमरीका को गालियाँ दे के, यही यूरोपियन यूनियन को जब खादिम हुसैन रिजवी से इनका मुआहदा हुआ था कि असेंबली में हम यूरोपियन यूनियन अपना फ्रांस की बात करेंगे, तो इन्होंने भाषण में दिया था जो फजाइल बयान किए थे यूरोपियन, जो फ्रांस ने पूरे यूरोपियन यूनियन के किए थे, और बताया था कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है और किस तरीके से हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कितना कारोबार है। अब उसी यूरोपियन यूनियन को एक गाली दे रहे हैं जहाँ पे जलसों के अंदर। तो ये आप इसका अंदाजा लगाएं कि ये इस इंसान की जो बदनीति है उसको देखते किस दर्जे की पहुंची है। तो क्राइसिस ये है कि मैं इमरान को फिर जब आता हूँ, जब मैं उसको थोड़ा सा हाइंडसाइड में देखता हूँ,
मैं कहता हूँ इसको जो हीरो बना के पेश किया गया था, पूरी फौज के अंदर एक आपने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और बताया कि जी फौज जो है जिसको कहना चाहिए कि ये आप लोगों के मसीहा आ गया, और एक पेज पे लाए थे नवाज शरीफ को मोदी का याद सारे इदारे एक पेज पे आ गए थे बिल्कुल, और सारे लाए गए थे, और फिर इसको जो उनको जो इमेज बना के इसका नाजिल किया गया तो उसका आप नुकसान। अच्छा मैं अभी आता हूँ आपका बात पर कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि तहरीक चला रहे हैं और मरियम की इस बात पर कि ये एक फितना है, लेकिन इससे पहले जो आपने बातें की हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारी सूरत पैदा हो रही है, लीगल पैदा हो रही है, मुल्क का क्या बनेगा? यानी कि वो उन्होंने वजाहत तो की थी कि सूरत क्या है वो तो हमने समझ ली, अब बताएं मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क किधर जाएगा? इंशाल्लाह मुल्क अपनी सही सिमत की तरफ जाएगा। कैसे? और अब मीर साहब मेरे ख्याल में जो 77 की तहरीक चली थी उस वक्त तो शायद आप जो है हम रेडियो से सुनते थे या अखबारों में पढ़ते थे या स्पेशल जमीमा निकलता था, आज की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज कि ये हो गया, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल सेम अब बनी है। उस वक्त हल क्या चलना था, इस दफा ये जो है पता नहीं कौन सा निशान पे चलेंगे, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि अभी इन्होंने ये तय नहीं किया कि इनका इंतखाबी निशान क्या होगा, क्योंकि अलायंस तो ये हो गया, कौमी तो हुकूमत भी बन गई है। पाकिस्तान की सवाए ओवैस नूरानी के बाकी सारे पार्टी जो है उनको हिस्सा भी मिल गया, वजारतें भी मिल गई, जिसके पास 3 मेंबर थे उनको 2 वजारतें मिल गई, जिनके पास कुछ सब कुछ मिल गया, बटारा सारा कुछ हो गया है। लेकिन अवाम बाशऊर हो गई है, अब अवाम वो वाली नहीं है, 77 वाली अवाम नहीं है, अब अवाम के पास चलता फिरता सारा अपडेट उसी वक्त डायरेक्ट टेलीकास्ट होती हैं चीजें। आज का नौजवान बाशऊर है, आज का नौजवान चीजों को समझता है। आज जो आपके 40 लाख एक्स फौजी हैं वो उनकी तंजीम क्या कह रही है, इसी तरह और बड़े स्कॉलर्स और बड़े प्रोफेसर, ये सारे लोग एक चीज पर तय हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात तय हो चुकी है कि इदारों को अपनी जगह पर रहकर काम करना होगा, इदारे अपनी जगह पे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह ट्रीट करना होगा जैसे उसको दूसरे पाकिस्तानियों के साथ करना हो। 15-15 साल जायदाद के मुकदमात नहीं खत्म होते, और यहाँ पर फौरन रात को 12 बजे एक अफवाह के ऊपर भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अफवाह नहीं, आपने 12 बजा दिए थे, आपने 12 बजा दिए थे, इलेक्शन नहीं उसके अंदर गिनती करवा नहीं रहे थे। नहीं, आपने मीर साहब हमें चाहिए कि हमें वो गुफ्तगू करनी चाहिए कि जिसमें मेरा दिल भी आपका साथ दे रहा हो, मेरी जुबान भी आपका साथ दे रही हो। कि उस वक्त ये था कि जी सुनने में आ रहा है कि जी किसी बड़े ओहदेदार को, जो किसी बड़े सरबराह को निकाला जा रहा है, वो तो अफवाह थी, वो तो अफवाह थी। अफवाह पे ही जो है, अफवाह के ऊपर ही जो है उन्होंने अदालतें खोलना शुरू की। वो काम आप नहीं कर सकते, आप किसी ओहदेदार को इस तरह निकाल नहीं सकते, ये ख्याल है आपका? नहीं, हम नहीं निकाल, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हम नहीं निकाल सकते, हम तो चपड़ासी नहीं निकाल सकते मीर साहब, हम तो चपड़ासी नहीं निकाल सकते। मैं अपने केस के लिए 15 साल हो गया लड़ रहा हूँ, 15 साल हो गया कि लड़ रहा हूँ कि भाई मेरा केस है, ये सुन लो। वो सुनते ही नहीं है, चैम्बर में दूसरे के हक में फैसला देते हैं और फिर बाहर निकल के कहते हैं यार तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी, तैयारी मेरी अच्छी थी, चीज मेरी थी, दे आप किसी और को रहे। तो यही सूरत हाल है। ये इन हमारी अदालतों का, क्योंकि फैसला आ चुका है, मुझे बोलने का हक हासिल है कि मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो कहते हैं कि जी मैं खुद आ रहा हूँ, मैं प्रिसाइड करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट लगाऊंगा। आप डिक्टेशन दे रहे हैं, आप जो एक आदमी की पूरी बात को सुन नहीं रहे। आपने जो राय दी है, आप पहली बात ये थी कि अखलाकी तौर पर आप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो बहू है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरे ये सारी चीजें मेरे साथ शामिल हैं, तो मैं इससे वो तो सभी की हैं, सभी की हैं सर वो तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आज की आवाम जो है ना, आज के जो नौजवान है, आज का जो लोग हैं, आज की जो खवातीन है, आज का जो बच्चा है, वो ये महसूस करता है कि ये यकतरफा फैसला हुआ है, बगैर सुने हुए, बगैर रीजन को जाने हुए है ये फैसला हुआ है। एक मिनट मैं हफीजुल्लाह नाई साहब से भी उनकी राय लूं। मैं एक बात मीर साहब, मैं आपके डिपार्टमेंट के, आपके इदारे के न्यूज़ 1 के लोगों को खरीदना शुरू कर दूं, है ताकि आपका ये तो आपका परसेप्शन है ना, खरीदारी नहीं है, परसेप्शन नहीं है मीर साहब, परसेप्शन नहीं है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैं कोई सबूत मैं सबूत देता हूँ, मनी ट्रैक मैं सबूत देता हूँ कि खालिद मक्सी ने
3 साल के अंदर एक दफा तकरीर की हो पार्लियामेंट पे खड़े होकर, तो मैं गुनहगार। उसके जितने लोग थे, 3 जो उसके 2 मेंबर थे, नहीं, इसका ये सबूत कहां से आ गया कि उसने पैसे लिए? सबूत ये है कि वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं मीर साहब कि जी हमारे मसाइल आपने उजागर नहीं किए है। अगर आप में अंदर हमारे जो 15-20 लोग थे, उनको इखलाकी जुर्रत इतनी, अगर उनकी गैरत जागी थी तो वो उनको जाना चाहिए था, रिजाइन करना चाहिए था, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर जीत कर आते, और आने के बाद कहते कि जी हम अपनी आवाम की अदालत ठीक चले आपकी बात आ गई है। हफीजुल्लाह नाई साहब ये कहते हैं कि ये लोग जो इनके साथ थे, इन मोहतरम से पूछते कि हनीफ अब्बासी को किस वक्त सजा दी गई थी और उसने किस को ज़हनी, जिस्मानी, दिल्ली आसूदगी दी थी। हनीफ अब्बासी को रात के किस पैर में दी गई थी। फिर एक आया था चीफ जस्टिस बाबा रहमता, 2 दफा वो रात को जो है जाके उसे छापे मारे थे, जाके पंजाब के अंदर। छापे मारना अलग बात है, और उसके बाद अच्छा, अब आप बात सुन लीजिए। आफ्ताब जहांगीर साहब बात सुन लेना। मैं रोजे में बहस नहीं कर सकता, इसको चुप कराए, मुझे बात करने के दो अपने। अब आप इनकी बात सुने ना, खामोशी सुनी इन्होंने। अब बात सुनने, इन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं है बात सुनने की। जी अब आप बताएं। अच्छा बात दूसरा सुने साहब, एक आपने सुना फ्रेज आप जानते हैं, बुल इन द चाइना शॉप। ये बंदा बुल इन द चाइना शॉप है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में एक आईन जो है, मेरे नजदीक कुरान हदीस के बाद सबसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान है। चाहे मेरा बाप वायलेट करे, नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, मैं कहूँ 94 में फांसी दो उसको। जरूरत है इनकी कि आईन के ऊपर ये इस तरीके से उसका खिलवाड़ और मजाक करेंगे। ये वो आईन है, खुदा को मानो, जिसके अंदर आप भाई आप बात सुन ले। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप देखिए, आफ्ताब जहांगीर साहब आपको पूछूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब आपको पूछूंगा। अपनी जरूरत के मुताबिक तब्दीली करते हैं, कुरान और हदीस के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। चुप कराएं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप इनकी बात पहले सुने ताकि आपको मौका मिल सके, वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। ये बोलते रहे, मैं सुनता हूँ, ये सारी बातें कहीं नहीं है और मैंने सुनी नहीं है, जिनके जवाब ही सुन रहे हैं आप। ठीक बात, आप ठीक है, आप बात करें। आप आके आप आईन से खिलवाड़ करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर आईन कहता है कि वोट आपको कांग्रेस लेके आए, तो ये फरमा रहे, हाथ लगा रहे आगे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई, मैं यही कहता था, मैं एक उसे 3 विकेट उड़ाऊंगा, आ गई, फिर उन्हें तो आ गई, और लेके आओ तरीका में इस्तेमाल। भाई आईन एक ही तरीका है वज़ीर आज़म हटाने का। ये कहता था नहीं, मुझे बादशाह लगा कहता हो। अच्छा नहीं, मैं इसमें नहीं बनना चाहता तखय्युल की बात में। अब आप तहरीक में इत्मीनान आ गई, आप आराम से आते, भलेमान से कहते हो स्पीकर साहब उसे वोट कराएं। अब अच्छा, जिन इत्तेहादियों ने जब आपको सपोर्ट किया है तो किस साजिश के साथ किया है उन्होंने? आप बताएं वो कौन सी साजिश थी जिसने इत्तेहादियों के 25 सीटें, जिनमें से परवेज शेख रशीद शामिल है, वो 25 बंदे कौन थे? और दूसरी बात यह है कि ये लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो ग्रुप बने थे ना, जहांगीर ग्रीन ग्रुप बना था, ये जो सारे थे, ये 2-2 साल से बने हुए हैं। छीना ग्रुप है, पंजाब असेंबली के अंदर है, अलीम खान है, ये बड़े पुराने बने हुए हैं, इनको सबको पता है ये ग्रुप बने हुए हैं। अपने आप आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म आप 3 अरब रुपए लेके ईद के तब्दील कर लें, क्योंकि आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे चाहिए थे, वहां पे आप एक बंदा लगा लें, पैसों का कारोबार लगे। बलूचिस्तान में आप सेनेट की सीटें बेच दें, सिंध के अंदर आपकी सिंध की पार्टी कह रही है आपने सेनेट की सीटें बेची है, बलूचिस्तान में आपकी पार्टी कह रही है कि हमारी चेयरमैन ने सेनेट की सीट बेची है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? कौम को इस तरह गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, और उस तरीके आगे बढ़ाते हैं। फिर आपने आके जब ये सारे काम करने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, अमेरिका ने साजिश की है, की होगी अमेरिका ने साजिश, याकूब अली खान को बनवाने में अमेरिका की साजिश थी, नवाज शरीफ हटाने में अमेरिका की साजिश थी, मेरा तो केस ही यही है। 77 में भुट्टो हटाने में अमेरिका की साजिश थी, ख्वाजा नाज़ुद्दीन को अमेरिका ने डिसमिस करवाए, जुनेजो के अंदर ऐसी साजिश थी, मेरा तो केस ही यही है।
मैं तो कहता हूँ ठीक अफजल जहांगीर साहब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात को कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बड़ी ठंडे अंदाज में गुफ्तगू करके हम ये तय करें कि पाकिस्तान का बनना क्या है। गुस्सा तो हमें बहुत है, इश्तियाल तो बहुत है, दोनों तरफ लोगों को है। एक कहता है फितना है, दूसरा कहता है हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें दीवार से नहीं लगाओ, दूसरा कहता है कि हमें दीवार से लगाओगे तो हम भी रिएक्ट करेंगे। एक वक्फे के बाद इन बातों पर ज़रा एहतमाम के साथ, ठंडे दिल के साथ गौर करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की सूरत हाल क्या है, हल क्या है। देखिए गुस्सा तो बहुत है, हर तरफ है और इल्ज़ामात के अंबार भी हैं और हो सकता है कि हर पार्टी अपने आप को सच्चा समझती है और सच्ची हो, इस पर हम शक नहीं करते। लेकिन इलाज क्या है? आफ्ताब जहांगीर साहब अब आप बताइएगा कि क्या इलाज है, किस तरह हम इस मुल्क को इस सारे मखमसे से निकालें जिसमें फंस चुके हैं। अच्छा देखें मेरे साहब, इसका इलाज एक ही है, वो ये है कि आप फेयर इलेक्शन करवा दें, क्योंकि ये डिमांड सबकी थी। एक मिनट, ये मुतालबा किया गया था लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था और उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। हाँ, मैं उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। जी मैं आपको बताऊं कि जी ये मुतालबा किया गया था और ये था कि जी सबकी डिमांड थी कि जी इलेक्शन करा दिए जाएं और वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये समझते थे कि हमारी हुकूमत है और हमें अपना टाइम पूरा करने देना चाहिए। हम उसके बाद आवाम की अदालत में जाएंगे और जाने के बाद हम ये देखेंगे कि जी आवाम फैसला करे कि जी हमने डिलीवर किया है, नहीं किया, आवाम के मुताबिक हम पूरे उतर सके या नहीं उतर सके, आवाम फैसला कर लेगी। आपकी डिस्कशन थी, आपकी डिस्कशन थी, अब इनकी डिस्कशन हुआ ये। अच्छा देखें मीर साहब, थोड़ा सा मेरी 2 मिनट बात सुन लेंगे ना तो नियाज़ी साहब के लिए बड़ी आसान हो जाएगा जवाब देना। कि हम ये समझते थे, लेकिन हुआ ये कि उस दौरान में जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जिसको हम कहते थे कि शायद अब छांगा मांगा या मरी की सियासत नहीं होगी, उसको दफना दिया गया है, लेकिन उसको दोबारा जिंदा किया गया। मीर साहब आपने खुद देखा है, आप हट कर इससे कि आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ये कौन सा तरीक़ाकार था कि जी सिंध हाउस के अंदर जिस तरह लोगों को किया गया। मैं आपको रोज़े के अंदर हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा मीर साहब, जितना थोड़ा बहुत आप मुझे अगर जानते हैं या आपका इदारा मुझे जानता है, उन्हें पता है कि आफ्ताब झूठ नहीं बोलता। मैंने ये पहले भी एक प्रोग्राम में आपके किसी बात में की थी, तो मैं आपको, मुझे भी ऑफरें हुई, लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी जो है, अब मैंने बहुत बड़ी लंबी अरसा गुजार ली, अब थोड़ा सा मेरा वक्त रह गया है, तो मैं अपने ज़मीर को, अपने कब्र को ख़राब करना नहीं चाहता। मैं समझता तो अगर मैं इख्तलाफ रखूँगा तो मैं आवाम के पास जाऊँगा, जिस तरह हमारे दोस्तों ने किया है। जब वो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें ये शिकायत है कि हमारे हल्के के मसाइल हल नहीं हुए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने कब अपने मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की असेंबली के अंदर? साहब एक बात आप छोटी सी बात मैं करता हूँ कि ये सारे वो लोग थे जिनको खरीदा गया था बकौल आपके, लेकिन आपकी हुकूमत तो गिरी अपने इत्तेहादियों से। क्या इत्तेहादी भी खरीद लिए गए थे? इत्तेहादियों से नहीं गिरी, इत्तेहादियों से नहीं गिरी ना। मीर साहब आपको यही समझने की जरूरत है। इत्तेहादियों से नहीं गिरी। देखिए हमने जब खरीदा वो हमारी गलती थी, हम उस गलती को मानते हैं और हमने ये इस वक्त नहीं, आज नहीं, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले हमने ये अपनी पार्लिमानी पार्टी में और जब भी इंडिविजुअल मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, हमने ये बात कही। लेकिन वो जो लोग थे हमारे पास आए थे जब इलेक्शन से पहले, हम ये समझ रहे थे कि कदावर लोग हैं, ये हमारी पार्टी में आएंगे और हम कुछ इनकी ताकत होगी, कुछ हमारी ताकत होगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे, जिसे इलेक्टेबल कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उस वक्त आने के बाद इखलाकी तौर पे उन्हें ये करना चाहिए था। कहते कि जी हम जब आए, हमने टिकट लिया पीटीआई का, हम जीत कर आए हैं, लेकिन हमारे मेयार पे ये पूरी नहीं उतरी, आवाम की, हमारे हल्के के मसाइल हल नहीं हुए, हम वापस हल्के में जा रहे हैं और वो हम इस्तीफा देके जा रहे हैं और फिर जीत कर दोबारा आएंगे। उनके तो वोट ही नहीं पड़े, उनके तो वोट ही नहीं पड़े। नहीं, यही तो असल में मीर साहब, यही तो कमाल है, उनके वोटों पे तो आप जीते थे। सुन ले कि एमक्यूएम ने आखिरी वक्त तक क्या कहा, उन्होंने कहा जी आप हमारी फिक्र मत करें, अपने वो 20 लोग जो है ना उनको आप संभालें। ठीक है जी। मोहन सलाई ने क्या कहा, तकरीर में खड़े होकर कहा
कि आप हमारे घबराने को छोड़ें, आप अपने लोगों की फिक्र करें। इसी तरह दूसरी पार्टियों ने कहा कि अगर हम आपके साथ आफ्ताब एक मिनट हफीजुल्लाह साहब, ये इनका मौकफ ये है कि उनके प्रेशर से इत्तेहादी पार्टियां टूटी हैं, यानी उनके वोटों से। अब अमीर साहब मेरी बात सुन ले, मैंने आफ्ताब भाई की बात सुनी है। पहली तो बात है कि ये हकीकत है कि मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अगर सलीके की बात करें तो आफ्ताब साहब उसको कम से कम सुनेंगे और उसके बाद जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब भी ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ आपके सामने, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 4-5 दिन ये ड्रामा रहा है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने कहा मैं इस्तीफा, इन्होंने उठाए हैं बंदे। अच्छा, ये सारा अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब का लेटर लेके किया, उन्हें जाके बताया कि जी यहाँ पे खान साहब ने कहा है कि आप तनवीर इलियास जो कि अरबपति खरबपति, जैसे पहले भी इल्जाम था कि उसे एक ISI के ब्रिगेडियर को 1 अरब रुपए दिया था तो उसे वजीर आजम का नहीं बनना था, हाँ ली हुई। अब मुझे जाए बगैर कोई इल्जाम तराशी किए बगैर जब वो लेटर किया, उन्होंने कहा जी कि तो अब्दुल कयूम नियाज़ी को बताया गया तो वो इमरान खान को मिले, उन्होंने कहा जी मैंने क्या कसूर किया है। ये सारी बात अखबार में आप ही पढ़ते रहे, मैं ही पढ़ता रहा हूँ, आफ्ताब साहब तुझसे ज्यादा जानता हूँ। इन्होंने बंदे उठाए इस दौरान और आके पिशावर PC, क्या पिशावर कहाँ है? KP में। KP का वज़ीर आला कौन है? महमूद खान। किस पार्टी से? PTI से। वो अभी सिंध हाउस के बंदे वहाँ मौजूद होंगे, सिंध हाउस में, जिसका ये रोना रो रहे हैं। छांगा मांगा की तकलीफ जो इनको पता नहीं कि छांगा मांग किसने कराया था, नवाज शरीफ ने नहीं कराया था, उन्होंने कराया था जो 2018 में RTS को चलाया था, जो इनको लाए थे सारों को। ये हमारे पास, मेरे पास, आप मीसा के पास, साहब के पास पाकिस्तान की तारीख तेजी पे पड़ी है। कोई हमें पाकिस्तान की तारीख के बारे में ना बताया कि इवेंट कैसे हुए थे, कब हुए थे, क्यों हुए थे, कौन जमादार था। अच्छा, एनीवे, तो इन्होंने उठा के पिशावर PC में बंदे पहुंचा दिए। वो 2 या 3 दिन के बाद मामला सेटल हो गया। आप मुझे बताएं कि आप पार्लियामेंट हाउस में घुसते हैं सिंध हाउस के वाक़े से पहले, और आप वहां जाके 2 MLA को पकड़ भी लेते हैं क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत आम फोर्स रखी थी डंडों वाली, जो फजल रहमान साहब के। अब ये सारे लोग कह रहे थे कि ये कुछ करेंगे, ये लोगों या मारेंगे या लोगों को अगवा करेंगे। इससे हर बंदा हो सकता है कि मोबाइल वगैरह ही से काम ले रहा हूँ। वो उसके सिंध हाउस चले गए, क्योंकि सिंध हाउस वाहिद जगह है कि जो सिंध की प्रॉपर्टी से हुकूमत की जाता है। अब मैं अगर सिंध हाउस से रहने की जगह, मैं कई दफा वहाँ पे पंजाब हाउस में यहाँ पे रह चुका हूँ, और वहाँ पे अगर किसी बंदे ने पार्लियामेंट लॉन्च से सिंध हाउस चला गया है या वो ले तो ये जो बिकंदर होते हैं ना, ये अब उसका ये कहा कि पैसा चल गया। कौन नहीं आता कि ये जो राजा है, क्या नाम है, सरबाज और लेमन ने, इन्होंने 1.5 साल पहले इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजा रियाज साहब ने। नूर आलम साहब कब से इनके पीछे पड़े हुए? कौन सा बंदा बता दे इनमें से जिसको ये बताएं कि ये हमारे तक पूछता। ये तो शुक्र है नजीब हारून साहब जैसे वो सलीके न होते तो नजीब हारून कर ही लेके फिर, अगर वो नजीब हारून को ये कहें कि ये पैसे लेके चले गए तो चले जाता, तो उसे कभी नहीं जाना था। वो ऐसे सलीके का आदमी है कि वो मुश्किल के बावजूद रहना था। हर एक अपने मसलों की वर्जी हो, हर एक का गुस्सा होता है। ग्राउंड के ऊपर सोशल मीडिया के साथ आज जो हुकूमतें करना, इमरान खान साहब जो है वो जो देखो ना, ये कहना कि मैं, क्योंकि मैं अगर नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा, मैं जो है विकेट जो है वो पिच उखाड़ के फेंक दूंगा, उसके अंदर मैं कुछ चीज मार दूंगा। ये सारी बातें जो है ये, अच्छा नहीं, मैं अब समझदार लोग आपसे सिर्फ ये बात बहुत फैल, मैंने मेरी आखिरी बात सुन ले। मैंने आज अपने वीलॉग में कहा है, रिकॉर्डिंग कराई है, मैंने कहा अल्लाह मियां, अगर ये शख्स जो है झूठ बोल के फसाद से अर्ज फैला रहा है, इसको गलत कर, या इसको समझने में अगर हफीजुल्लाह खान गलत है तो हफीजुल्लाह खान को गलत कर। ठीक है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लड़े हम समझे कि वो हदीसों कुरान पढ़ रहा है और मैं को वो झूठ बोल रहा है, मेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब वैसी आ जाए, मैं क्या कमाई करके अल्लाह के पास जाऊंगा? सही कह रहे हैं साहब कि अल्लाह के पास जाने वाले नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हफीजुल्लाह साहब, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, अल्लाह इमरान की भी हिफाजत करे। सबकी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह की जो फसाद से लफ्ज कर रहे हैं, अगर झूठ बोल के कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे, मेरी तो पता है नहीं कर रहा होगा, तो फिर अल्लाह मियां जो मैं कहता हूँ, मतलब जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही कहा। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब आप बताएं, सिर्फ हमारे पास 40 सेकंड्स हैं, मुख्तसर बताएं कि क्या करें हम, लड़ाई तो बढ़ती जा रही है।
नहीं, देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो ये रमज़ान का महीना है, हमें चाहिए कि हम वो दुआएं करें कि अल्लाह ताला, क्योंकि कहते हैं आखिरी इशरा दुआ कबूलियत का होता है, अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, इस मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल को, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करे। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम करने में, रियासत मदीना बनाने का जो ख्वाब मेरे लीडर ने देखा, उसको बनाने में हम सब की मदद करें, क्योंकि अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है मुल्क के सदर बनना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद वो इस्लाम के दाई हैं, वो इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, और अब तो सब उनके साथ मिल गए हैं। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश में कामयाबी उनको दिलाए कि वो इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम आए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हफीजुल्लाह हफीजुल्लाह भी आमीन कह रहे हैं, आप भी आमीन कह रहे हैं, जी मैं भी आमीन कह रहा हूँ। और जो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, वक्त खत्म हो गया हमारा, करेगा अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में इसकी सजा देगा। अब वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन किराम, देखिए आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी हीटेड डिस्कशन भी थी। शाइख उस्मानी साहब ने बड़ा एक आराम से तजिया भी पेश किया, कोशिश भी की, इसमें हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट थे, लेकिन बात चूँकि इतनी तेज़ हो गई थी और तुंद हो गई थी कि हम चाहते थे कि कंक्लूजन तक पहुँचे, इसलिए हमने बाकी लोगों को शामिल नहीं किया, उनसे हम माज़रत करेंगे। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, और वो शख्स और वो लोग जो पाकिस्तान को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह पाकिस्तान में ही, उनकी ज़िंदगियों में ही उन्हें इबरत का निशान बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।